आदर्श या अनुकूलतम पूंजी संरचना, आइडियल और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आदर्श या संतुलित पूंजी संरचना से आशय संस्था द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के उस मिश्रण से लगाया जाता है जो संस्था की पूंजी लागत को न्यूनतम तथा संस्था के अंशों के मूल्यों को अधिकतम बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में आदर्श पूंजी संरचना तब कही जाती है जबकि संस्था द्वारा प्रयुक्त विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों यथा समतांश, पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र, दीर्घकालीन ऋणों आदि का ऐसे अनुपातों में उपयोग किया जाता है ताकि संस्था को न्यूनतम औसत लागत पर वित्त उपलब्ध हो जाए तथा अंश पूंजी पर अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। किंतु आदर्श या संतुलित पूंजी का निर्धारण करना एक सरल कार्य नहीं है। इसे निर्धारित करने के लिए अनेक बातों को ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आदर्श पूंजी संरचना में निम्नलिखित गुण पाए जाने चाहिए या निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, सरलता, सिंप्लिसिटी। आदर्श पूंजी संरचना में सरलता का गुण अवश्य होना चाहिए। जटिल पूंजी संरचना से विनियोजक दुविधा में पड़ सकते हैं तथा पूंजी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतः प्रत्येक संस्था को प्रारंभ में कुछ ही प्रकार की प्रतिभूतियां निर्मित करनी चाहिए। धीरे धीरे व्यवसाय के विकास के साथ साथ प्रतिभूतियों में विविधता लानी चाहिए। इससे विनियोजकों का विश्वास भी बढ़ेगा और पूंजी प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी संरचना में लोचशीलता का गुण भी होना चाहिए। इससे आवश्यकता पूंजी संरचना में आसानी से परिवर्तन एवं संशोधन करना संभव हो सकेगा। इस गुण के होने से आवश्यकतानुसार पूंजी में कमी या वृद्धि करने में भी सुविधा हो सकेगी। न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट। आदर्श पूंजी संरचना का एक मूल गुण यह है कि पूंजी न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त की जा सके। अतः पूंजी संरचना का निर्माण करते समय पूंजी के विभिन्न स्रोतों पर आने वाले खर्चों को ध्यान रखना चाहिए। इन खर्चों में ब्याज या लाभांश, अभिगोपन की दलाली, विज्ञापन तथा प्रवितरण, व्यय हस्तांतरण के खर्चे, ब्याज या लाभांश के भुगतान खर्चे आदि प्रमुख होते हैं। अतः सब खर्चों को ध्यान में रखकर ही वित्तीय स्रोत की लागत की गणना करनी चाहिए तब पूंजी संरचना निर्माण करना चाहिए। न्यूनतम जोखिम, मिनिमम रिस्क। प्रत्येक संस्था के व्यवसाय के साथ कुछ जोखिमें जुड़ी होती है। प्रतिस्पर्धा के बढ़ने, करों की दरों, ब्याज दरों तथा व्यवसाय की लागतों में वृद्धि होने, माल की मांग में परिवर्तन आदि के कारण व्यवसाय की जोखिम बढ़ती घटती रहती है। अतः पूंजी संरचना का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए ताकि व्यवसाय पर इन जोखिमों के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। समता पूंजी पर अधिकतम आय, मैक्सिमम अर्निंग ऑन इक्विटी कैपिटल। यह हम सब जानते हैं कि समता पूंजी के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। अतः पूंजी संरचना बनाते समय प्रबंधकों को अपने स्वामियों के हितों को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पूंजी संरचना ऐसी बनाई जानी चाहिए ताकि प्रति अंश आय बढ़ सके, अर्निंग पर शेयर बढ़ सके। अधिकतम नियंत्रण, मैक्सिमम कंट्रोल। सामान्यतः समता अंशधारियों का ही व्यवसाय पर नियंत्रण होता है। अतः समता पूंजी पर प्रवर्तकों या संचालकों का नियंत्रण होता है तो उनका व्यवसाय पर सदैव नियंत्रण बना रहता है। किंतु यदि धीरे धीरे उनके द्वारा धारित अंशों का प्रतिशत गिरने लगे तो उनका संस्था पर से नियंत्रण समाप्त हो सकता है। प्रवर्तकों तथा संचालकों द्वारा धारित समतांशों का प्रतिशत गलत पूंजी संरचना के कारण गिर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वित्तीय संस्थाओं से ऋण परिवर्तनीयता की शर्त पर लिया है तो कुछ वर्षों बाद ऋणों को समतांशों बदला जाता है तो पूंजी बढ़ती है किंतु प्रवर्तकों द्वारा धारित समतांशों का प्रतिशत गिरता है। यदि परिवर्तन ऋणपत्र जारी किए गए हैं और प्रवर्तकों ने बहुत कम ऋणपत्र ले रखे हैं तो इनके समतांशों में परिवर्तन के समय प्रवर्तकों द्वारा धारित समतांशों का प्रतिशत गिर सकता है। उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में प्रवर्तकों या विद्यमान संचालकों के व्यवसाय पर नियंत्रण का प्रभाव पड़ सकता है। अतः पूंजी संरचना में ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सरकारी कानूनों एवं नियमों के अनुरूप, इन ट्यून विद द गवर्नमेंट लॉज एंड रूल्स। पूंजी संरचना तभी आदर्श से व्यवहारिक हो सकेगी जबकि वह सरकारी नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। भारत का पूंजी नियंत्रक पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत समतांश पूंजी, ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी आदि के निर्माण के लिए मार्गदर्शक बातें निर्धारित करता है। अतः पूंजी संरचना इन मार्गदर्शक बातों के अनुरूप होनी चाहिए। विनियोजकों के लिए आकर्षण, अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टर्स। पूंजी संरचना में आकर्षण गुण भी होना चाहिए। यदि पूंजी संरचना से विनियोजक आकर्षित नहीं होता है तो उस पूंजी संरचना का कोई महत्व नहीं होता है। अतः यदि पूंजी
नियोजन हेतु विनियोजकों को आमंत्रित किया जाता है तो उनके आकर्षण के पहलू पर ध्यान देना चाहिए। विनियोजक सामान्यतः उन प्रतिभूति के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनमें वित्त की सुरक्षा, आय की नियमितता, पूंजी वृद्धि के आदि। सुरक्षा आदि की नियमितता, पूंजी अभिवृद्धि के अवसर अधिक उपलब्ध हो, अतः पूंजी संरचना में बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तरलता, लिक्विडिटी। संस्था की पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्था की तरलता भी बनी रह सके। अतः संस्था द्वारा ऐसे ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं जिन्हें बाजार में पुनः क्रय किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः बाजार में विक्रय किया जा सके। पुनः क्रय की शर्तों को वाले ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रथा आजकल बढ़ती जा रही है। पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन। संस्था को पूंजीकरण करते समय ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि प्राप्त धन का पूर्ण उपयोग हो जाए। दूसरे शब्दों में पूंजी संरचना न तो अलग पूंजीकरण करना चाहिए, नहीं अति पूंजीकरण। उचित पूंजीकरण ही होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वित्त उपलब्ध नहीं रहना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। ये एक आदर्श या अनुकूलतम पूंजी संरचना के गुण है, आवश्यक तत्व है जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब है पूंजी संरचना तथा प्रबंधकीय नीतियाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजर पॉलिसीज। पूंजी संरचना को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, किंतु इसी प्रबंधकीय नीतियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कभी कभी कुछ प्रबंधक पूंजी संरचना में अंश पूंजी का अनुपात अधिक रखते हैं तो कभी कभी कुछ प्रबंधक ऋण पूंजी का अनुपात बढ़ाना उपयुक्त समझते हैं। इस प्रकार ऋण पूंजी तथा अंश पूंजी के विभिन्न अनुपातों की स्थिति को तकनीकी भाषा में समतापर व्यापार या पूंजी दंतीकरण अनुपात या लीवरेज के नाम से जाना जाता है। या इन्हीं प्रबंधकीय तकनीकों या नीतियों का संक्षिप्त विवरण अपन अध्ययन करेंगे। पहला है पूंजी दंतीकरण या पूंजी लीवरेज, कैपिटल गियरिंग या और कैपिटल लीवरेज। पूंजी दंतीकरण शब्द समता अंश पूंजी तथा स्थिर लागतों वाली पूंजी के अनुपात को व्यक्त करता है कि स्थिर लागत कितनी है और अंश पूंजी कितनी के इन दोनों के बीच का अनुपात पूंजी दंतीकरण अनुपात कहलाता है। ब्राउन तथा हार्वर्ड के अनुसार पूंजी दंतीकरण शब्द का उपयोग किसी कंपनी की समता अंश पूंजी तथा स्थिर लागतों वाली प्रतिभूतियों के मध्य अनुपात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जे बेटन थोड़ा और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समता अंश पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी और ऋण पूंजी के संबंध को पूंजी दंतीकरण के नाम से व्यक्त किया जाता है। पूंजी दंतीकरण दो प्रकार का होता है, उच्च दंतीकरण तथा निम्न दंतीकरण। जब संस्था में समता पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी जब संस्था में समता पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी की मात्रा से कम होती है, वह उच्च दंतीकरण स्थिति होती है। इसके विपरीत जब संस्था अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी की मात्रा से अधिक होती है तो संस्था में निम्न दंतीकरण पाया जाता है। उदाहरण के लिए एक संस्था में 10 लाख रुपए कुल पूंजी है, जिसमें 3 लाख रुपए की पूंजी समता अंशों तो 7 लाख रुपए की पूंजी ऋण पत्र तथा पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ इस संस्था में उच्च दंतीकरण स्थिति है। इसके विपरीत समता अंशों से 7 लाख रुपए की तथा ऋण पत्रों तथा पूर्वाधिकार अंशों के 3 लाख रुपए की पूंजी प्राप्त की जाती है तो संस्था में निम्न दंतीकरण स्थिति है। कार की भांति ही व्यवसाय रूपी गाड़ी में भी दंतीकरण या गियर काम करते हैं। जिस प्रकार कार को चालू करते हैं तो उसे उच्चतम गियर में नहीं डाला जाता, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय रूपी गाड़ी को भी प्रारंभ से ही उच्च गियर में नहीं डाला जा सकता। अतः व्यवसाय प्रारंभ करते समय प्रबंधक को समता पूंजी अधिक रखनी चाहिए, अर्थात निम्न दंतीकरण या गियर रखना चाहिए। परंतु जो जो व्यवसाय रूपी गाड़ी की गति बढ़ती जाती है उसे भी कार की भांति उच्च दंतीकरण गियर में डालते जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यवसाय के विकास के साथ साथ ऋण पूंजी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे स्थिर लागतों वाली प्रतिभूतियों का अनुपात समता पूंजी से बढ़ जाएगा। इसी प्रकार प्रबंधकों को व्यापार चक्रों ट्रेड साइकिल्स की स्थिति को ध्यान में रखकर भी स्थायी लागत पूंजी एवं समता अंश पूंजी का अनुपात तय करना चाहिए। यदि बाजार में तेजी काल है तो व्यवसाय में इसमें अच्छे लाभ होते हैं, ऐसी स्थिति में उच्च पूंजी दंतीकरण अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में तेजी काल में लाभ अधिक होते हैं, अतः स्थायी लागत वाली पूंजी पूर्वाधिकार ऋण पत्र बढ़ाई जा सकती है।
इससे अंशधारकों को भी अधिक लाभों से लाभान्वित करके संस्था की ख्याति का निर्माण भी किया जा सकता है। किंतु बाजार में अगर मंदी की स्थिति है तो संस्था के लाभ अनिश्चित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समता पूंजी पर निर्भर रहना ही उपयुक्त होता है। इसलिए लागतों वाली पूंजी पर कम निर्भर रहकर प्रबंधक संस्था की आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। संक्षेप में प्रबंधक मंदी काल में निम्न दंतिकरण अपना सकते हैं। महत्व या लाभ। पूंजी दंतिकरण के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पूंजी दंतिकरण ज्ञात करके कोई भी संस्था न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्त कर सकती है। कोई भी संस्था अपनी पूंजी स्रोतों के अनुपातों को तय कर सकती है। लाभार्जन से उच्चावचन को नियंत्रित किया जा सकता है। समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ पर समता से आशय समता पूंजी या स्वामी की पूंजी से है, जबकि व्यापार से आशय लाभ कमाने से है। इसका तात्पर्य हुआ कि समता अंश पूंजी से लाभ कमाने की युक्ति को ही समता व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। जबकि संस्था में के प्रबंधक संचालक अपने द्वारा धारित समतांशों पर अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए संस्था की वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ति के लिए ऋणों या ऋणपत्रों या पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन पर निर्भर रहते हैं, तो उसी समता पर व्यापार करना कहते हैं। ऐसी नीति वाले प्रवर्तकों या संचालकों की संस्थाओं द्वारा समता पूंजी कम रखी जाती है तथा स्थायी लागत वाली दीर्घकालीन प्रतिभूतियां अधिक जारी की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जबकि व्यवसाय की आय दर अधिक होती है तथा कम खर्च पर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जब व्यवसाय की आय की दर ऋण की लागत से भी अधिक होती है तो इस अतिरिक्त आय का लाभ केवल समता अंशधारकों को ही प्राप्त होता है। अतः समता व्यापार एक ऐसी युक्ति है जिससे स्थायी खर्च वाली प्रतिभूतियों से पूंजी प्राप्त करके समता पूंजी पर अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब कुल पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां, ऋणपत्रों या पूर्वाधिकार अंशों का भाग समता पूंजी अधिक होता है तो कहा जाता है कि वह संस्था अल्प समता पर व्यापार या तनु समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी कर रही है। जब कोई संस्था समता अंशों से अधिक वित्त प्राप्त करती है तथा स्थायी लागत वाली प्रतिभूति से कम वित्त प्राप्त करती है तो ये कहा जाता है कि वह संस्था संगन या उस समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी पर काम कर रही है। समता पर व्यापार के लाभ। समता पर व्यापार निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला, अधिक लाभांश। समता व्यापार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रवर्तक या संचालक समता अंशों पर आय बढ़ाकर अपने लाभांशों में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, वित्तीय साधनों पर नियंत्रण। समता व्यापार करने से प्रवर्तक कंपनी के वित्तीय साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, व्यवसाय पर नियंत्रण। ऐसा करके प्रवर्तक अपनी कंपनी के व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रख सकते हैं क्योंकि समता अंशधारकों को ही मतदान का अधिकार होता है। चौथा, कर भार में कमी। ऋणों पर ब्याज के भुगतान के बाद बचे लाभों पर ही कर लगता है, अतः समता व्यापार से कर भार में कमी की जा सकती है। परंतु समता व्यापार करने से लाभ स्वतः प्राप्त नहीं होते हैं, इस हेतु पूंजी संरचना में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। ऋणों की लागत तथा लाभों पर करों की दरों आदि को ध्यान में रखकर ही समता व्यापार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नीचे के कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी का अर्थ प्रबंधन निम्न प्रकार से किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए के, 12% डिवेंचर 4 लाख रुपए के, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपए के, कुल 11 लाख रुपए। कंपनी ब्याज व कर से पूर्व 4 लाख रुपए का लाभ अर्जित करती है। इसकी समता व्यापार की जांच कीजिए तो कर की दर 50% मानी जा सकती है। तो इसका क्या हुआ कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपए है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12% है, 4 लाख का 12% ये इसका हुआ तो 48,000 रुपये हुआ। ये घटा दो तो आए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पीपीटी भी बोल सकते हैं। ये आया आपके 3,52,000 रुपये। 4 लाख में से 48,000 घटाए 3,52,000 रुपये आए। फिर 3,52,000 है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से अपन टैक्स घटा दे 50% तो 1,76,000 रुपये अपन घटा दिए तो बाद में बचा 1,76,000 रुपये। फिर अपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो है अपना 13% तो 2 लाख का 13% 26,000 रुपये हुआ। तो अपने 26,000 रुपये घटा दिए तो अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया 1,50,000 रुपये। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का फंड निकालने ले अपने 1,50,000 में 5 लाख रुपये का भाग दिया। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उनका 4 लाख और 1 लाख रिजर्व मिलके 5 लाख। फिर इनको 100 से गुणाएंगे तो 30% हुआ। और जनरल रेट ऑफ रिटर्न हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,76,000 रुपये
इंटरेस्ट है 48,000 रुपये, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है 11 लाख, टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल कितने 11 लाख रुपये, इंटू 100 किया तो 20.36% आया। इस कंपनी में कुल विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रतिशत दर 20.36% है, जबकि अंशधारकों के कोषों समता पूंजी प्लस मुख्य संचिता आदि के शेष पर प्रतिशत दर 30% है। अतः स्पष्ट है कि कंपनी समता व्यापार करके समता पूंजी पर अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। दूसरा उदाहरण है, ए तथा बी दो फर्में हैं, दोनों ही फर्मों में 2.5 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है और दोनों ही फर्में ब्याज तक करों से पूर्व 40,000 रुपये लाभ कमा रही है। ए फर्म संपूर्ण पूंजी क्षमता से प्राप्त करती है और बी फर्म 1 लाख रुपये क्षमता से 50,000 रुपये 10% ऋणपत्रों से तथा 1 लाख रुपये 8% पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त करती है। बी फर्म द्वारा अपनाई गई क्षमता व्यापार नीति पर विचार व्यक्त करना है अपन को और करों की दर अपन 50% मान के चलते हैं। तो इसका क्या हुआ कि इसमें कितना लाभ हुआ, पहले इसमें लाभ है फर्म ए और बी लिखो अपने। ए फर्म का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 40,000 रुपये, दूसरी बी का भी 40,000 रुपये, फिर लेस कराओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो फर्म ए में डिबेंचर है नहीं तो इसमें जो नील हो गया और बी फर्म में अपने डिबेंचर ले रखा है 10% ऋणपत्र से 50,000 रुपये, तो 50,000 10% निकाला तो 5,000 रुपये हुआ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 40,000 रुपये ए फर्म का और बी का हो गया 35,000 रुपये। फिर अपने लेस इनकम टैक्स किया 50% दोनों का, तो 20,000 रुपये और 17,500 रुपये, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 20,000 रुपये और 17,500 रुपये। फिर लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर लिए हुए थे, ए फर्म में तो नील हो गया और बी फर्म में अपन ने लिया हुआ था 1 लाख का 8% पर 8% वाले, तो 8,000 रुपये वो गए। तो बी फर्म के 17,500 में से 8,000 रुपये पूर्वाधिकार अंशों का 8% घटाया तो 8,000 घटा 1 लाख का, तो कुल अपने पास बचा हुए अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 20,000 रुपये ए फर्म के पास और बी फर्म के पास 9,500 रुपये। इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ 2.5 लाख रुपये, इसके पास 1 लाख रुपये थे। तो अर्निंग ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल ए फर्म में 8% हुआ और बी में 9.5% हुआ। उपयुक्त गणना के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि फर्म बी ने समता पर व्यापार की नीति को अपनाकर अनुकूल परिणाम प्राप्त किए हैं और ए फर्म ने समता पूंजी पर 8% की लाभ अर्जित किए, जबकि बी फर्म ने 9.5% लाभ अर्जित किए हैं। ये अंतर केवल समता पर व्यापार की नीति के कारण ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए समता की व्यापार नीति के कारण अधिक लाभांश कमाया जा सकता है। अब पूंजी संरचना के विकल्पों का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टरनेटिव्स। पूंजी संरचना के अनेक विकल्प हो सकते हैं, इनमें कुछ विकल्प इस प्रकार है। पूंजी संरचना जिसमें केवल समता अंश पूंजी ही है, पूंजी संरचना जिसमें समता अंश पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंश दोनों है, और पूंजी संरचना जिसमें समता अंश पूर्वाधिकार अंश ऋण और ऋणपत्र सभी है। अब हम प्रत्येक विकल्प पर विचार करते हैं। पहला है केवल समता पूंजी, केवल समता पूंजी। जबकि संस्था का व्यवसाय बहुत ही जोखिमपूर्ण हो तथा जिसकी लाभदेता के अनिश्चित व नियमित होने की संभावना हो, तो उस संस्था को केवल समता पूंजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस संस्था के प्रवर्तकों को ही अधिकांश पूंजी का विनियोग करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। जनता अनिश्चित भविष्य वाली कंपनी के अंश खरीदना कम पसंद करती है। वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक भी अपना धन स्थायी आय की प्रतिभूति में लगाना अधिक पसंद करती है। और तीसरा, समता को केवल तेजी के दौर में ही बेचना सरल होता है, सामान्य परिस्थितियों में इन्हें जारी करना कठिन होता है। अब है दूसरा, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश। जब व्यवसाय की सफलता में ज़्यादा संदेह न हो किंतु बहुत अधिक लाभ होने की संभावना भी दिखाई नहीं देती हो, तो पूंजी संरचना में समता अंशों तथा पूर्वाधिकार अंशों का मिश्रण करना अधिक उपयुक्त रहता है। पूर्वाधिकार अंश जारी करके कोई भी कंपनी अपने प्रारंभिक वर्षों में आसानी से धन प्राप्त कर सकती है। इसके अनेक कारण हैं। पहला, इन्हें कोई भी वित्तीय संस्था तथा बैंक भी ले लेते हैं क्योंकि निश्चित लाभांश की गारंटी होती है। इन अंशों का निश्चित अवधि के बाद शोधन हो जाता है, तो विनियोजकों को तरलता का लाभ मिल जाता है। जोखिम उठाने क्षमता नहीं रखने वाले विनियोजक भी आसानी से धन विनियोग कर देते हैं। इनको जारी करने के लिए कंपनी को संपत्तियां बंधक नहीं रखनी पड़ती। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जारी करके विनियोजकों को पूंजी में वृद्धि का लालच भी दिया जा सकता है। इन सभी कारणों से समता अंशों के साथ पूर्वाधिकार अंश जारी करना आसान होता है। ऋणपत्रों से अधिक सुविधाप्रद ढंग से प्राप्त हो जाते हैं। समता अंशों के साथ ऋणपत्र या ऋण। कंपनियां समता अंशों के साथ ऋणपत्र भी जारी कर सकती है या ऋण भी ले सकती है, किंतु इस धन का उपयोग तभी करना चाहिए जबकि व्यवसाय में नियमित रूप से पर्याप्त लाभ हो रहे हो, क्योंकि इन पे ऋणपत्रों पे ब्याज देना पड़ता है। अगर लाभ नहीं हो रहे तो ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाता है, संस्था वित्तीय संकट में फंस सकती है। किंतु नई संस्थाओं तथा अपर्याप्त लाभों वाली संस्थाओं को ऋणपत्र जारी करने में कठिनाई आती है।
कई कंपनियों के पास पर्याप्त संपत्तियां नहीं होती है जिन्हें ऋण पत्रों के लिए बंधक रख सके। इनके पास पर्याप्त लाभ नहीं होने से ब्याज की स्थायी लागत भी सहन नहीं कर पाती है। इसके अतिरिक्त नई कंपनियों की साख भी इतनी नहीं होती कि लोगों को ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके, परंतु ऋण पत्रों तथा ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज आयकर के अंतर्गत एक व्यावसायिक खर्च माना जाता है। अतः इस खर्च से घटाने से आयकर में राहत मिल जाती है। अतः कई कंपनियां वित्तीय संरचना में ऋण पत्रों को बहुत महत्व देती है। पूंजी के विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प के चुनाव को वैसे अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, किंतु प्रतिअंश आय अर्निंग पर शेयर एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। इस अकेले तत्व को ध्यान में रखकर भी कई बार पूंजी संरचना के विकल्प का चुनाव किया जाता है। यह हम भली प्रकार जानते हैं कि पूंजी संरचना में जब ऋण पूंजी होती है तो प्राय प्रतिअंश आय अधिक हो जाती है। इसका कारण यह कि ऋण पूंजी समतांश की तुलना में सस्ता साधन है। इसके अतिरिक्त ऋण राशि पर देय ब्याज की संस्था की आय में से कटौती की जा सकती है, जिससे आयकर से बचत होती है। फलतः प्रतिअंश आय की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार पूंजी संरचना में यदि ऋण राशि का अनुपात बढ़ता है तो सामान्यतः प्रतिअंश आय भी बढ़ती है, किंतु ऐसा एक निश्चित अनुपात तक ही संभव हो पाता है। अतः ऋणों तथा समता पूंजी का मिश्रण उस सीमा तक ही उपयुक्त रहता है जिस सीमा तक प्रतिअंश आय बढ़ती है अथवा प्रतिअंश आय में न्यूनतम कमी होती हो। इस प्रकार अपन पूंजी संरचना के एक आदर्श अनुकूलतम संरचना को अपना सकते हैं कि किस पूंजी संरचना को रखें। अपने समतांश से व्यापार करें या समतांश पूंजी या पूर्वाधिकांश पूंजी से करें, या समता पूंजी या पूर्वाधिकांश पूंजी या ऋण पत्रों के माध्यम से अपना व्यापार करें। इन तीनों में से जो विकल्प उनको सर्वश्रेष्ठ हो उसके आधार पर इसको काम में लिया जा सकता है और संस्था में पूंजी संरचना की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। धन्यवाद।